गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्यादर्श याक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में काव्य खंड में अंतरा भाग फर्स्ट के 5वें पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। कवि सुमित्रानंदन पंत। आपने कवि सुमित्रानंदन पंत का नाम सुना है। कवि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये प्रकृति के चितेरे कवि यानी प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। इन्होंने आपके इस पाठ्यक्रम में उनकी जो रचना है संध्या के बाद नामक कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, संध्या के बाद यानी इसमें ग्रामीण जीवन के परिवेश का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार लोग जीवन यापन करते हैं उसका वास्तविक वर्णन इस कविता में पाया गया है। संध्या के बाद प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसका वास्तविक वर्णन इस कविता में पाया जाएगा। गंगा तट के किनारे, गंगा नदी के किनारे संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय जो प्रकृति में परिवर्तन होता है उसका वर्णन इस कविता में दिया गया है। आज हम पढ़ रहे हैं सूर्यास्त के बाद प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन। देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत हैं और कविता का नाम है संध्या के बाद। संध्या के बाद नामक कविता, जिसका प्रथम पद देखिए अपन उच्चारण करते हैं। सिमटा पंख सांझ की लाली, सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिकरों पर, जा बैठी अब तरु शिकरों पर, तामर पीपल से सतमुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्जर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओजल, वृहद जिहन विस्लत केंचुल सा, लगता चित कबरा गंगा जल। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन ने प्रकृति का वर्णन किया गया है। उन्होंने संध्या के समय जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य जब अस्ताचलगामी यानी जब क्षितिज पर अस्त होने लगता है तो उस समय प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं, संध्या की जो लालिमा है प्रकृति में छा जाती है, तो उस समय ऐसा लगता है कि संध्या की लालिमा रूपी पक्षिणी मानो अपने समस्त प्रकार के पंखों को समेट करके मानो धीरे धीरे पेड़ों की फुनगियों पर यानी शिखरों पर, पेड़ों की चोटियों पर बैठ रही है। इसी प्रकार ताम्र पर्णस पीपल से सतमुख, और उस समय सूर्य का जो किरणें हैं संध्या के समय मानो वातावरण लालिमा से युक्त हो जाता है। सूर्य की किरणों का लाल रंग का प्रकाश प्रकृति पर छा जाता है। तो जैसे पीपल का पेड़ है तो उस पेड़ के जो पत्ते हैं तांबे जैसे लालिमा युक्त चमकने लगते हैं। इसी का वर्णन इस कविता में पाया गया है। तो अपन सबसे पहले जब भी व्याख्या करते हैं तो आपको पूर्व की वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि आप सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत, और संकेत में आपको कहाँ से कहाँ तक वर्णन करना है। जैसा कि ये पद्यांश है, सिमटा पंख, और रिक्त स्थान लगाते हुए अंतिम में जैसे गंगा जल ले लीजिए, गंगा जल। यहाँ तक ये पद्यांश है जिसकी आपने व्याख्या की, ये समझ लेना। उसके बाद में आता है संदर्भ। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग फर्स्ट के काव्य खंड प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग फर्स्ट के
काव्य खंड से कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। यह है पद्यांश से उनके ग्राम्य नामक काव्य से संकलित है जी। अब आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? कवि, कविता और किताब का नाम। ज़्यादातर 3 बातें लिखी जाती है संदर्भ में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकें अंतराभाग प्रथम या फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट के काव्य खंड से कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके ग्राम्य नामक काव्य, जैसे काव्य क्या संग्रह है, उनका काव्य संग्रह काव्य से संकलित है, यानी उनकी काव्य कृति ग्राम्य, जिसमें ग्रामीण जीवन या ग्रामीण परिवेश का वर्णन पाया जाता है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत कवितांश में या पद्यांश में किस बात का वर्णन किया गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संध्याकाल के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है तथा गंगा नदी के किनारे होने वाले गंगा नदी के तट पर परिवर्तन का चित्रण किया है। ऐसा आप लिख सकते हैं, किया है जी। उसके बाद में आती है व्याख्या। व्याख्या में आप क्या लिखते हैं, ये अपन जो व्याख्या करेंगे उसके बारे में आ जाएगा। उसके बाद में एक पंक्ति रिक्त छोड़ करके नीचे विशेष अपन लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है और देखना है, अपना होमवर्क करना है। संध्या के बाद नामक कविता के रचयिता है कवि सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के चितेरे यानी बहुत ही प्रिय कवि माने जाते हैं। अब यहाँ से आप यहाँ तक जैसे पूरे पद्यांश की व्याख्या एक साथ कर रहे हैं, तो मैं जैसा बोलूँ आप सुनते जाइए। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिकरों पर, ताम्र पर्ण पीपल से सतमुखे, झरते चंचल सवर्णिम निर्झरे, ज्योति स्तंभ सा 10 सरिता में, सूर्य एक क्षितिज पर होता ओ झले, बृहद जिहन्न विस्लत कैंचुल सा लगता चित कबरा गंगा जल। प्रस्तुत कवितांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग फर्स्ट के काव्य खंड से कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य कृति से संकलित है। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संध्या काल के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का वर्णन किया है। इसी के साथ ही गंगा तट
का यथार्थ चित्रण किया है। गंगा नदी के तट पर जो परिवर्तन है उसका यथार्थ यानी वास्तविक चित्रण किया, यथार्थ वर्णन किया। फिर व्याख्या, कवि वर्णन करता हुआ कहता है, ध्यान दीजिए, केवल अनुवाद नहीं करना है, आपको भावार्थ नहीं लिखना है, आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में व्याख्या पूछी जाती है। तो व्याख्या में आप ये पॉइंट लिख करके ही करें, मतलब इनका जो वर्णन करें तो संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये सभी पॉइंट लिख करके आप और एक शब्द की जगह खाली रिक्त छोड़ करके आगे शुरुआत करें। बहुत ही सुंदर राइटिंग में। तो अपन व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि संध्या के समय प्रकृति में विभिन्न प्रकार का जो परिवर्तन होता है, सूर्य जब अस्त होने चलता है, अर्थात सूर्य जब अस्ताचल संध्या काल की लालिमा जब छा जाती है, तो उस समय मानो संध्या काल की लालिमा रूपी पक्षिणी अपने पंखों को समेट कर, सिमटा माने समेट कर, पंख सांझ अर्थात संध्या काल की लाली यानी लाल रंग का प्रकाश। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि संध्या काल की लालिमा रूपी पक्षिणी, लाली का मतलब लाल रंग का प्रकाश, लालिमा रूपी पक्षिणी मानो अपने पंखों को समेट कर जा बैठी अब तरु शिखरों पर, मानो ऊंचे पेड़ों के यानी पेड़ के ऊंचे शिखर यानी पेड़ की ऊंची फुनगियों पर अर्थात चोटियों पर जाकर के बैठ गई हो। यहाँ प्रकृति का साक्षात बिंबात्मक वर्णन है। संध्या रूपी पक्षिणी बताया है कवि ने बताया है कि मानो एक पक्षी जिस प्रकार संध्या के समय अपने पंखों को समेट करके और जैसे उड़ता हुआ और पंख समेट करके पेड़ की फुनगियों पर यथार्थ चोटियों पर बैठ जाता है, उसी प्रकार संध्या रूपी यानी संध्या रूपी लालिमा, संध्या की लालिमा रूपी पक्षिणी मानो अपने पंखों को समेट करके पेड़ के ऊंचे शिखरों पर जाकर के मानो बैठ गई हो, अर्थात संध्या हो गई है, सूर्य अस्त होने वाला है। जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय प्रकृति में ऐसा परिवर्तन होता है कि मानो संध्या काल की लालिमा रूपी पक्षिणी अपने पंखों को समेट करके पेड़ की शिखरों पर यानी पेड़ के ऊंचे ऊंचे फुनगियों पर मानो जाकर के बैठ गई है। ताम्र पर्ण पीपल से, और उस समय संध्या काल के समय पीपल के पेड़ के पत्तों का जो रंग है तांबे के समान लाल रंग का यानी स्वर्णिम आभा वाला चमकने लगता है। तब उस समय ऐसा लगता है कि सतमुख का ऐसा है जो ये तांबे यानी ताम्र वर्ण यानी तांबे जैसी लालिमा से युक्त पीपल के पत्ते मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे सैकड़ों धाराओं के रूप में मानो झरने बह रहे हैं। अब जो पीपल के ताम्र पर्ण यानी तांबे जैसे लाल रंग के जो पत्ते हैं, ऐसी चमक सूर्य के लाल रंग के प्रकाश से ऐसे चमकने लगते हैं जैसे सतमुख यानी सैकड़ों मुख वाली अर्थात सैकड़ों धाराओं वाले मानो झरने, चंचल स्वर्णिम निर्जर, मानो कोई झरने बह रहे हैं। अर्थात गंगा नदी के जल में उसकी जो प्रतिबिंब या छाया ऐसे प्रकाशित होती है मानो पीपल के पत्ते तांबे जैसी लालिमा से युक्त चमकते हुए सैकड़ों मुख वाली धाराओं के रूप में मानो चंचल यानी बहने वाले झरने, स्वर्णिम माने सुनहले और निर्जर मानी झरने, निर्जर का अर्थ होता है झरना और स्वर्णिम का मतलब सुनहले यानी सोने जैसे। उस समय संध्या के समय पीपल के पेड़ के पत्ते तांबे के वर्ण वाले यानी तांबे जैसी लालिमा से युक्त ऐसे लग रहे हैं जैसे सैकड़ों मुख वाले मानो बहने वाले चंचल यानी अर्थात बहने वाले झरने झर रहे हैं यानी जैसे मानो स्वर्णिम निर्जर मानो सुनहले झरने के रूप में शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। तो आप यहाँ तक जो व्याख्या है एक बार पुनः सुनिए। संध्या काल की लालिमा से युक्त मानो पक्षिणी अपने पंखों को समेट करके पेड़ के ऊंचे शिखरों पर जाकर के बैठ गई हो। सूर्यास्त के समय प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उस समय का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि मानो संध्या की लालिमा रूपी पक्षिणी
अपने पंखों को समेट करके, अर्थात लाल रंग का प्रकाश जब प्रतिबिंब होता है तो अपने पंखों को समेट करके मानो पेड़ के ऊंचे शिखरों पर, अर्थात पेड़ की फुनगियों पर, ऊंचे चोटियों पर जाकर के बैठ गई हो। उस समय पीपल के पत्ते तांबे के वर्ण वाले यानी तांबे जैसे लाल प्रतीत हो रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है कि मानो सैकड़ों मुखों के रूप में यानी धाराओं के रूप में, बहते हुए झरने के रूप में, स्वर्णिम निर्जर यानी सोने जैसे या सुनहले झरनों के रूप में शोभायमान लग रहे हैं। फिर इसी के संदर्भ में आगे, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, धस का यहाँ अर्थ होता है घुसकर, धस का अर्थ होता है घुसकर। सैकड़ों स्तंभ सा यानी ज्योति स्तंभ सा, ज्योति का अर्थ होता है यहाँ प्रकाश, प्रकाश, और स्तंभ कहते हैं जैसे खंबा कहते हैं अपन, खंबा, खंबे जैसा। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज, क्षितिज करते हैं धरती और आसमान का जो मिलन स्थल है उसको कहा जाता है। धरती और आसमान के मिलन स्थल पर होता ओझल, ओझल यानी छिपना होता है, जैसे मानो छिप गया है। जब सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय धरती और आकाश के मिलन स्थल पर मानो ओझल हो गया है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, कवि कहता है कि उस समय संध्या के समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मानो एक खंबे जैसा नदी में, उस गंगा नदी में घुस करके मानो धरती और आसमान के मिलन स्तर पर ओझल हो गया, अर्थात छिप गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब सूर्य अस्त होता है तो धरती और आसमान का जो मिलन स्थल है उसको क्षितिज कहते हैं। जब सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगता है तो उस समय ऐसा लगता है सूर्य का जो लाल रंग का प्रकाश है वो लालिमा से युक्त मानो एक खंबे जैसा प्रकाश पुंज है, वो मानो धरती उस नदी में, गंगा नदी के जल में घुस करके मानो धरती और आसमान के मिलन स्थल पर ओझल हो गया, अर्थात छिप गया है, अर्थात सूर्य अस्त हो गया है। वृहद जिहन विस्लत केंचुल सा, यहाँ वृहद का अर्थ है बड़ा। उस समय जो सूर्य का जो प्रतिबिंब है यानी लाल रंग का जो प्रकाश है, जो जिहन का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा या वक्र, वक्र या टेढ़ा, टेढ़ा भी कह सकते हैं। और विस्लत का अर्थ होता है थका हुआ सा, थका हुआ, थका हुआ। केंचुल सा, केंचुल जानते हो, सर्प के शरीर पर एक आवरण होता है, सर्प की त्वचा की जो ऊपरी आवरण होती है उसको कहते हैं, जो सर्प थोड़े समय बाद में उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। उस समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो लाल रंग का प्रकाश है वो मानो खंबे जैसा प्रतीत होता हुआ नदी के जल में घुस करके और धरती और आसमान के मिलन स्तर पर मानो ओझल होने जा रहा है, अर्थात सूर्य अस्त हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य का प्रकाश एक थके हुए सांप के केंचुल सा यानी सर्प के त्वचा के ऊपरी आवरण जैसा एक बड़े आकार में टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत हो रहा है, जो लगता है लगता चित्त कबरा गंगा जल, अर्थात उस समय गंगा नदी का जो जल है वैसा लग रहा है मानो रंग बिरंगे चित्त कबरे सर्प के रंग की तरह है, मानो एक केंचुल के आकार का यानी सर्प की त्वचा के ऊपरी आवरण की तरह है, थका हुआ सा बड़ा लंबा या वक्र टेढ़ा मेढ़ा मानो पड़ा हुआ है। या अर्थात गंगा नदी का जो जल है मानो चित्तकबरे अजगर की भांति, एक सर्प की भांति जो थका हुआ सा मानो धरती पर पड़ा हुआ है, अर्थात पृथ्वी पर वह पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार गंगा जल प्रतीत होता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए क्रमशः संध्या काल के समय संध्या की लालिमा युक्त पक्षिणी मानो अपने पंखों को समेटकर पेड़ के ऊंचे शिखरों पर अर्थात फुनगियों पर जाकर के बैठ गई हो। उस समय सूर्य का लाल रंग का प्रकाश जिससे पीपल के जो हरे पत्ते हैं वो तांबे जैसे लालिमा से युक्त प्रतीत हो रहे हैं,
और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है मानो बहते हुए झरने की तरह सैकड़ों मुख वाले यानी सैकड़ों धाराओं के रूप में स्वर्णिम झरने बह रहे हैं। मानो वो जो लाल रंग का प्रकाश अर्थात पीपल के जो पत्ते चमक रहे हैं वो प्रकृति में संध्या के समय ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सैकड़ों धाराओं के रूप में बहते हुए स्वर्णिम आभा वाले झरने शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं। और उस समय सूर्य का प्रकाश एक खंभे जैसा होकर के नदी के जल में घुस करके धरती और आसमान के मिलन स्थल पर वो जल हो गया है अर्थात छिप गया है। और उस समय गंगा जल की जो स्थिति है, गंगा नदी का जल एक सर्प अजगर यानी चितकबरे अजगर की तरह लग रहा है जो मानो अपनी केंचुल को अपनी त्वचा के ऊपरी आवरण को थका हुआ सा बड़ा टेढ़ा होता हुआ मानो उसको जैसे मानो अपना त्याग रहा था और अपने केंचुल को छोड़ रहा है। विशेष में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज एवं सरल एवं खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में संध्या काल के लिए पक्षी, झरने, ज्योति स्तंभ और चितकबरे अजगर को रूपायित करके बिंबात्मक प्रयोग किया गया है। समस्त छंद में ज्ञात्मक भाव है अर्थात ज्ञात्मक छंद का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में सांझ की लाली और स्वर्णिम झरने में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सांझ की लाली और स्वर्णिम झरने ये रहा, इन शब्दों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, जो मैंने विशेष में लिखा है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। फिर आगे क्रम से आप क्या आगे पॉइंट लगाते हुए फिर जहाँ देखिए इसमें जैसे ज्योति स्तंभ सा, केंचुल सा आदि शब्दों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और समस्त छंद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इस पद्यांश की भाषा बहुत ही सरल होने से, भाव शीघ्र समझ में आने से इसमें प्रसाद गुण भी पाया गया है और शांत रस का प्रयोग किया गया। विशेष बहुत ही जरूरी होते हैं, विशेष महत्व रखते हैं, तो विशेषताएं आप लिखोगे ये मैंने जो क्रम से दर्शाई उसी प्रकार आप लिखोगे। नंबर 1 जैसे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। नंबर 2 संध्या काल के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तन में संध्या काल को पक्षी, झरने और ज्योति स्तंभ तथा चितकबरे अजगर से रूपायित करके बिंबात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर नंबर 3 ज्ञात्मक छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे लिखेंगे सांझ की लाली और स्वर्णिम निर्जर में रूपक अलंकार का प्रयोग। नेक्स्ट इसके आगे लिखेंगे केंचुल सा यानी स्तंभ सा तथा केंचुल सा आदि शब्दों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और समस्त छंद में मानवीकरण का प्रयोग भी किया गया है। इस पद्यांश में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और शांत रस का भाव व्यक्त हुआ है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।